नमस्कार दोस्तों, आज है 22 नवंबर 2025 और मैं इस समय खड़ा हूँ उत्तराखंड के देवप्रयाग में। मेरे पीछे है देवप्रयाग संगम। पच्चीस तारीख को बद्रीनाथ के कपाट बंद होने वाले हैं और मैं जा रहा हूँ बद्रीनाथ धाम। साथ में मैं करूँगा सप्तबद्री दर्शन। तो इस यात्रा का जो सबसे पहला पड़ाव था हमारा वो था ऋषिकेश। रात को मैं ऋषिकेश यहाँ से रुका। मैं अपनी गाड़ी लेकर के राजस्थान से बद्रीनाथ के सफ़र पर जा रहा हूँ। तो रात को हम रुके ऋषिकेश और सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये आगे वाला वीडियो देखिए, उसके बाद में अपन आगे वीडियो शुरू करते हैं। ऋषिकेश की गलियों में घूमते घूमते मेरी निगाह कहाँ अचानक पड़ी है। एक बहुत ही बुरी सूचना है, हालांकि इन्फॉर्मेशन मेरे को पहले थी। अचानक मेरी निगाह पड़ी है। ये हिना आंटी, आपने मेरे एवरेस्ट बेस कैंप वाले वीडियोस में इनको देखा होगा। हमारे साथ थे ये। अगस्त में यहाँ आए थे तेज़ बारिश के समय और उसके बाद उनको कभी पता नहीं चला। लास्ट उनको यहाँ पे देखा गया किनारे पर, गंगा घाट के किनारे पर। और अभी हो रहा है नवंबर, यानी नवंबर भी ख़त्म है, दिसंबर शुरू होने वाला है। और हिना आंटी का कभी पता नहीं चला। अचानक कितने तेज़ी से वो सबसे आगे आगे वहाँ ट्रैक पे चल रहे थे। उन्होंने मेरे को कितना अच्छे तरीके से वहाँ रखा था। जहाँ भी वो हो, भगवान उनको खुश रखे, उनकी आत्मा को शांति दे, बस यही प्रार्थना है। जैसे आपने पंच प्रयागों के नाम सुने होंगे। 5 प्रयाग होते हैं, पंच केदार होते हैं, पंच कैलाश होते हैं। उसी तरह सप्तबद्री है। 7 बद्रीनाथ के अलग अलग मंदिर जोशीमठ के आसपास के एरिया में ही हैं और उनके नाम कुछ इस प्रकार है, आप देखिए। देवप्रयाग पड़ता है हरिद्वार से 90 किलोमीटर। 5 प्रयागों में से एक है ये। जो गंगा नदी कहलाती है वो इसी जगह से कहलाती है। गंगा नदी यहाँ पर कैसे बनती है? यहाँ से एक तरफ जा रही है, ये आ रही है भागीरथी नदी जो कि गंगोत्री गोमुख से निकलती है। पीछे से वहाँ से आ रही है अलकनंदा नदी जो बद्रीनाथ से उद्गम होकर के आती है और ये दोनों मिलकर इस साइड जाती है। यह कहलाती है गंगा नदी। यहाँ पर भागीरथी प्लस अलकनंदा दोनों मिलाकर कहलाती है यहाँ पर गंगा नदी। ये गंगा नदी यहाँ से आगे जाएगी बनारस प्रयागराज होते हुए कोलकाता जाएगी और वेस्ट बंगाल जाएगी कोलकाता में, जिसको आगे हुगली नदी भी इसी नदी को बोला जाता है। और आगे जाके ये बंगाल की खाड़ी बिगड़ जाती है। ये 4 धाम का पहला पड़ाव है। 4 धाम रोड पर ही आता है। ये देखिए, यहाँ हम नीचे भी जा सकते हैं। लास्ट टाइम जब मैं आया था नीचे गया था, जहाँ एक संगम है। यहाँ एक शिव मंदिर है। अभी फ़िलहाल समय की कमी की वजह से हम इधर जाएंगे नहीं। आप पहाड़ों पर घूम रहे हैं और जाम ना मिला, ऐसा कैसे संभव है? धारी देवी मंदिर से मात्र 8 किलोमीटर पहले जाम मिला है। तो काफ़ी लंबा जाम है। देखते हैं क्यों हुआ है। मैं उतर गया हूँ गाड़ी से। 50 रुपये दे रही है। 50 रुपये दे रही है। ये देखिए कितना लंबा जाम है। मेरी गाड़ी वहाँ है और मैं जा रहा हूँ आगे। ये देखिए, ये पलटा हुआ है ट्रक। रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग करने के बाद में अब आगे अभी भी 100 किलोमीटर आगे आएगा बद्रीनाथ। बीच में हमारे 2-3 घंटे ख़राब हुए तो सीधा हम बद्रीनाथ ही पहुँचेंगे। तो मैं जो चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी पहाड़ों पर जाएँ तो हमेशा जो आप एस्टिमेट टाइम मानते हैं, जैसे कि आपको 100 किलोमीटर दूरी पर जाना है पहाड़ों पर, आप मान के चल रहे कि आपको
3 से 4 घंटे लगेंगे, तो आप मान के चलिए 1 घंटा एक्स्ट्रा लेकर के चलिए। किसी भी रीजन से आपको कहीं पे भी रुकना पड़ सकता है, कभी कोई लैंडस्लाइड मिल सकती है, कभी कोई एक्सीडेंट मिल सकता है, किसी भी कारण से कोई लंबा जाम मिल सकता है। ये है हमारी लोकेशन, होटल श्लोका। रूम काफ़ी शानदार है इसके। यहाँ तक लास्ट गाड़ी आती है, जो भी 4 व्हीलर आती है, बस यहीं तक। ये आगे बैरियर लगा हुआ है, यहीं से पैदल रास्ता जाता है बद्री विशाल मंदिर को। यहाँ से एकदम पास में ही मंदिर, मुश्किल से 300-400 मीटर है। और रात को 9 बजे पट बंद हो जाते हैं, दर्शन बंद हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह के कमरे हैं यहाँ पे। ये 4 बेड वाला है, यानी कमरे में भी कमरा है वापस अलग से, दोनों में अटैच लेट बाथ है। ये लगभग यहाँ पे पड़ रहा है 3000 रुपये का। एकदम लोकेशन, एकदम जहाँ तक लास्ट गाड़ी आती है मंदिर के पास में, वही है होटल श्लोक। यहाँ पर 1500 से शुरू है कमरे, और बड़े कमरे भी, यानी 5 बेड वाला भी है, 4 बेड वाला, 2 बेड वाला। ये होटल की लोकेशन है, वो वाइट कलर की नज़र आ रही है, उसी के पास में होटल है। और ये यहाँ तक लास्ट गाड़ी आती है। ये मंदिर का रास्ता जा रहा है। 2 दिन बाद कपाट यहाँ के बंद होने वाले हैं। ठंड तो है, हालांकि इतनी भी नहीं है। मैंने जस्ट शर्ट के ऊपर एक जैकेट डाला हुआ है, लेकिन ठीक है, ट्रैकिंग जैकेट है, इस चक्कर में हो सकता है मुझे ज़्यादा ठंड महसूस नहीं हो रही है। ये देखिए स्वर्ग में भी एक और स्वर्ग। अभी सर्दी में ये वाली चीज़ हमें स्वर्ग लगेगी। यहाँ बैठे बैठे बस तापो। बद्रीनाथ जो है नर और नारायण पर्वत के बीच मौजूद है। इससे जुड़ी हुई एक कथा मैं आगे आपको सप्तबद्री का जो मेरी यात्रा रहेगी कल से, उस पर बताऊंगा कि एक समय ऐसा आएगा कलयुग में जब दोनों पर्वत आपस में मिल जाएंगे, और उस समय बद्रीनाथ की यात्रा बंद हो जाएगी यहाँ की। तो वो आगे मैं आपको बताऊंगा। बद्रीनाथ के बारे में वैसे बेसिक आपको पता ही है कि ये 4 धाम में से एक है, भारत के 4 धाम में से भी एक है, और उत्तराखंड के 4 धाम में से भी एक है। आप कुछ नीचे से लेके भी नहीं आए अगर आप, तो अब यहाँ से सब ले सकते हैं। ये यहाँ की उत्तराखंड वाली टोपी ज़रूर आप लेइएगा, ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छी लगेगी। देखिए खाने के नाम पे भी यहाँ सब कुछ मिलेगा, पकोड़े, मंचूरियन, पानी पताशे, जो आपको चाहिए। ये मंदिर वाला एरिया है, सामने ही मंदिर अभी आ जाएगा। यहाँ पास में भी काफ़ी धर्मशालाएं हैं, लेकिन गाड़ियाँ काफ़ी मुश्किल से यहाँ आती है। आप अगर पैदल नहीं चलना चाहते हैं तो आप ये पालकी का यूज़ भी कर सकते हैं। और ये हम पहुंच चुके हैं पहले दर्शन के लिए। ये देखिए अलकनंदा नदी के किनारे भगवान बद्री विशाल का मंदिर। एक गर्म पानी का कुंड भी है। ये धुआं जो उठ रहा है गर्म पानी के तप्त कुंड से उठ रहा है। हम हालांकि सुबह मैं वापस यहाँ सब जगह जाऊँगा तो आपको सब चीज़ें डिटेल में बताऊँगा अगर पॉसिबल हुआ तो। ये अलकनंदा नदी आगे जाके गंगा नदी बनाती है देवप्रयाग में, जो मैंने आज आपको बताया था। तो बस मंदिर तक जाने के लिए पुल क्रॉस करना है आपको और ऊपर दर्शन के लिए जाना है। तो अंदर तो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, वैसे कुछ लोग खींच रहे हैं। अंदर मुख्य मंदिर में मुश्किल से 2 मिनट में दर्शन हो गए थे, और इसके अलावा 3-4 मंदिर और हैं। महालक्ष्मी मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, नर और नारायण का मंदिर है। अंदर आप प्रसाद भी ले सकते हैं, अलग अलग तरह की पूजा करवा सकते हैं टिकट लेकर के। तो 15 मिनट हमको मात्र लगे हैं। आप पीछे वहाँ आराम से बैठ सकते हैं, बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था भी है पीछे।
तो देखिए दोस्तों, आज है 23 नवंबर, सुबह बज रही 10। हम काफ़ी लेट उठे थे क्योंकि रात को ठंड काफ़ी थी। यहाँ पर सब सुविधा है कमरों में, जो मैंने होटल बताई यहाँ पे भी काफ़ी सब सुविधा है। आपको रूम में हीटर की व्यवस्था भी हो जाएगी, इसके अलावा कंबल्स भी काफ़ी सारी दी जाएगी। अभी बज रही 10, बाहर सारे ग्लेशियर चमक रहे हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊँगा। और यहाँ पर घूमने को क्या क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पर घूमने को 3 किलोमीटर दूर माणा है, जो भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन अब उससे भारत का प्रथम गांव कहते हैं। माणा से आगे कुछ किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, 4-5 किलोमीटर का। वहाँ उसको बोलते हैं सहस्त्रधारा या वसुधारा करके कुछ बोलते हैं। मैं अभी तो वहाँ नहीं है। व्यास गुफा है, जहाँ पर ग्रंथों को लिखा गया, व्यास जी द्वारा अपने वेदों को लिखा गया। इसके अलावा यहाँ पर है फूलों की घाटी, जो बरसात के समय चलती है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की लिस्ट के अंदर है वो। उसी के पास में हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, वहाँ का भी पैदल ट्रैक है, वो भी अभी बंद है, वहाँ के कपाट बंद हो गए हैं। यहाँ के कपाट भी 2 दिन बाद बंद होने वाले हैं। और ये सब है। इसके अलावा है सप्त बद्री, 7 बद्री, जिनकी यात्रा पे अभी मैं निकल रहा हूँ। माणा के बाहर से होते होते मैं यात्रा पर निकल जाऊँगा, माणा अंदर नहीं जाऊँगा मैं। तो ये चीज़ यहाँ पर है। कपाट जब बंद होंगे परसों, तब क्या किया जाएगा, जो माणा गाँव है, जो भारत का प्रथम गाँव है, वहाँ पर औरतें बनाती कंबल। उन कंबलों पर घी लगाएंगे, घी से पूरी भरी हुई कंबल भगवान को ओढ़ा दी जाएगी और उनकी डोली नीचे ले जाई जाएगी किसी एक बद्री पर। उन बद्री का नाम मैं भूल गया, सप्त बद्री में से एक बद्री कहलाते हैं। वहाँ अब उनकी 6 महीने नीचे पूजा होगी। रात को हमने दर्शन कर लिए और सबसे बेस्ट रहा, क्योंकि अभी मैं यहाँ की लाइन बताता हूँ आपको। सुबह 10:15 बजे ये देखिए बद्रीनाथ मंदिर, ये पीछे ग्लेशियर्स, अलकनंदा नदी, ये रास्ता जहाँ से हम रात को गए थे, इस पुल को पार करके। अब देखिए यहाँ से आप जाएंगे और वो लाइन यहाँ से लग रही है, जो इधर घूम के यहाँ सब तरफ घूम के उसके बाद में ऊपर जाके फिर अंदर भी वो जहाँ पे ये झंडा नज़र आ रहा है, यहाँ पर गर्भगृह है। तो अभी सुबह सुबह तो कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम लगे तो जाके दर्शन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे योग बद्री। सारे बद्री जो है बचे हुए वो जोशीमठ को सेंटर मान के है। जोशीमठ को आप बेस कैंप मानिए और वहाँ से सारे जो बचे हुए 6 बद्री आसपास में ही हैं। आप एक डायरेक्शन में जाइए, बद्री करके वापस जोशीमठ आइए, वापस दूसरे अगले बद्री करके आइए। यहाँ जितनी भी भीड़ नज़र आ रही है, 2 दिन बाद सारी भीड़ खाली होने वाली, क्योंकि कपाट यहाँ के बंद होने वाले हैं परसों। यहाँ पर 8-8, 10-10 फीट की बड़ी बर्फ़ रहेगी, तो सारी स्टाफ यहाँ का नीचे चला जाएगा, सारी होटल्स यहाँ की बंद हो जाएगी, कोई यहाँ नहीं रहेगा। बद्रीनाथ जी की डोली परसों यहाँ से नीचे चली जाएगी, दूसरी जगह इनकी पूजा होगी। शायद योग बद्री में इनकी पूजा होगी, मैं भूल गया हूँ नाम, आगे आपको बताऊँगा कहानियों के साथ में। तो हम केवल यहाँ बद्रीनाथ में दर्शन किए, हमने माणा को छोड़ दिया। बाकी ट्रैक हम अभी कोई कर सकते हैं नहीं, तो सीधे हम जाएंगे अगले बद्री पर। केवल इस सप्त बद्री की ही यात्रा है। नाश्ता हमने सुबह यहाँ किया, यहाँ पर कचौरी काफ़ी अच्छी मिलती है, खस्ता कचौरी सब्जी के साथ में, वो आप ट्राई कीजिए, अच्छी लगेगी। सुबह सुबह यहाँ पे दूध जलेबी मिलती है, उसको आप ट्राई कीजिए, अच्छी लगेगी। और अब हम निकलते हैं जोशीमठ की साइड में, आज के हमारे दूसरे बद्री। फिर बद्रीनाथ से 5 किलोमीटर आगे जाम मिल गया है। ये कोई गाड़ी में दिक्कत आ गई है, तो जाम काफ़ी लंबा है। पहाड़ों पे कुछ भी नहीं बोल सकते, किसी भी कारण से आप लेट हो सकते हो। बद्रीनाथ करने के बाद में जो पहला बद्री आप करेंगे, यानी कि पहला बद्री तो अब आपके हो गया है बद्रीनाथ। अब जो दूसरा बद्री आप करेंगे वो है योग ध्यान बद्री। योग ध्यान बद्री बद्रीनाथ से जोशीमठ रोड पे ही पड़ता है, मात्र 15 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ से जब आप जोशीमठ की साइड जाएंगे तो 15 किलोमीटर दूरी पर एक पांडुकेश्वर करके एरिया आएगा। पांडुकेश्वर में ही ये पड़ता है योग ध्यान बद्री। इसकी यह कहानी है कि पांडवों के पिता पांडु, उनकी मृत्यु यही हुई थी और पांडवों का जन्म यही हुआ था। जो 5 पांडव हैं महाभारत के, उनका जन्म यही हुआ था। उनके जो पिता है पांडु, उनकी मृत्यु यही हुई थी। कपाट बंद होने की तारीख पर इधर आते हैं उत्तराखंड के 4 धाम की तरफ, तो ध्यान रखिएगा कपाट बंद होने के 1-2 दिन पहले ही अधिकतर जगह बंद हो गई होती है। जैसे अभी 2 दिन बाकी है बद्रीनाथ के कपाट बंद होने। और ये मैं जहाँ बीच में कहीं चाय पीने रुका हूँ, यहाँ अधिकतर होटलें बंद हो चुकी। एक ही खाली थी, ये भी जा रहे हैं आज। ये बता रहे हैं कि इनको भी आज रवाना। और सेम केदारनाथ भी हमारे साथ में सेम हुआ था। कपाट बंद होने वाली तारीख पे वहाँ गए और हमको मान के चलिए कि जब हम जिस दिन कपाट बंद हुए उस दिन हम वापस नीचे उतरे पैदल और आगे बढ़े हरिद्वार की तरफ, तो हमको लगभग 70-75 किलोमीटर तक खाने को कहीं कुछ ही नहीं मिला।
सारी होटलें ढाबे सब बंद। तो अभी भी यही सीन है यहाँ पर, इस गांव के अंदर जहाँ मैं हूँ पांडुकेश्वर, यहाँ पर सब कुछ बंद है। केवल एक होटल खुली है जहाँ हमने चाय पी से रूट, और ये मेन रोड पे ही एकदम जोशीमठ से पहले योग ध्यान बद्री का एंट्री गेट। हमको नीचे उतरना पड़ेगा सीढ़ियों से। तो ये दूसरा बद्री रहेगा, नीचे हम उतरेंगे। मेन रोड पर ही है जोशीमठ और बद्रीनाथ के एकदम बीच में। से गुजरता हुआ मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पर मुख्य मंदिर पे। बताता हूं मैं आपको। चप्पल अंदर ही खोलना। ये देखिए, ये प्रोटेक्टेड है पूरा मंदिर ASI द्वारा। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ये है 2 मंदिर बने हुए हैं, एक मंदिर मेरे पास में और एक वासुदेव मंदिर के साथ में, एक योग बद्री मंदिर। ये देखिए, एक योग बद्री मंदिर के बारे में लिखा हुआ है वासुदेव मंदिर। वासुदेव मंदिर बाद का बनाया हुआ बताया गया है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है ये मंदिर। यहाँ पर आना काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, एकदम शांति, एकदम सुकून है। बहुत ही कम लोग हैं, केवल यहाँ पर हम ही हैं, हमारे अलावा 2 टूरिस्ट कोई और हैं, इसके अलावा यहाँ कोई नहीं है। बहुत कम ही लोग पंचबद्री और सप्तबद्री की यात्रा करते हैं। तो अब मैं जाता हूँ अंदर, दर्शन करता हूँ। और तो यही जगह मानी जाती है पांडवों का जन्म स्थान। अब जाते हैं हम यहाँ से आगे, जोशीमठ जाएंगे। वहाँ नरसिंह मंदिर है, वहाँ चल के मैं वहाँ की कथा आपको बताता हूँ।